नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड में विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं और झारखंड के कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जेटेट, एसआई, कांस्टेबल, पंचायत सचिव या फिर ब्लॉक लेवल के कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि झारखंड की जो शासन व्यवस्था है, उन सबको पढ़ना कितना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो आज ये झारखंड की शासन व्यवस्थाओं का पहला क्लास होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो झारखंड की शासन व्यवस्था है या फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका शासन व्यवस्था आता है झारखंड में, वो है मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में क्या-क्या इम्पोर्टेंट शब्द थे, इम्पोर्टेंट पद, उन सबको आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं कि मुंडा शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक है? तो जो मुंडा शब्द है, इसका सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो गांव का राजनीतिक प्रमुख होता था, उन सबको मुंडा कहा जाता था। ठीक है? तो मुंडा शासन से रिलेटेड जितने भी पद, संगठन या फिर संबंधित तथ्य थे, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो बुक है, ये झारखंड का उड़ान पब्लिकेशन का बुक है, झारखंड सार संग्रह। ठीक है? उसी बुक से हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण पद में सबसे पहला जो पद है वो है मुंडा। यह मुंडा गांव का प्रमुख होता है। ठीक है? यह पद जो होता है वंशानुगत होता है। ठीक है? तो जो मुंडा शब्द है, मुंडा किसको कहा जाता था? जो गांव का प्रमुख होता था, उनको मुंडा कहा जाता था। ठीक है? और ये जो पद है वो वंशानुगत होता था, अर्थात कि आपके पिता अगर मुंडा थे, अगर गांव के प्रधान थे, तो आप भी गांव के प्रधान होंगे, आपके बच्चे भी गांव के प्रधान होंगे। इस टाइप से ये शासन व्यवस्था थी। इसका प्रमुख कार्य कौन-कौन सा था? लगान वसूलना। ठीक है? गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है? गांव के जितने भी वाद विवाद हैं, उनका निपटारा करना। मुंडा का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य था उस समय, गांव में लगान वसूलते थे, विभिन्न प्रकार से लगान या फिर कर लेते थे और इनके बदले वो गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखते थे। कहीं भी किसी भी प्रकार का गांव में वाद विवाद होता था, उनका निपटारा ये करते थे। ठीक है? उसके बाद का जो टर्म है हाथू मुंडा, यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ठीक है? जैसे कि आज की ग्राम पंचायत की व्यवस्था है झारखंड में, उसके प्रमुख को हम लोग मुखिया कहते हैं। उसी प्रकार उस समय जो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता था, उसको हाथू मुंडा कहा जाता था। ठीक है? ये सारे टर्म एग्ज़ाम्स के रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो हर टर्म को आप एक बार अच्छे तरह से देख लें। अगर आपको समझ में ना आए, तो वीडियो को आप बार-बार देखते रहें, ताकि आपको टर्म याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है पढ़ा या फिर पढ़ा। ठीक है? कई गाँव से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा या फिर पहड़ा कहा जाता है। ठीक है? तो जैसे कि आज बहुत सारे गाँवों को मिलकर एक ब्लॉक लेवल का, प्रखंड लेवल का एक शासन व्यवस्था है, उसी प्रकार उस समय बहुत सारे पंचायत को मिलाकर पढ़ा या फिर पढ़ा बनाया जाता था। ठीक है? पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य 2 या 2 से अधिक गाँवों के बीच विवाद का निपटारा करना, यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पर अवस्थित था। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य क्या होता था? जब 2 गाँव के बीच विवाद होता था, चाहे वो नदी या फिर पानी से रिलेटेड या फिर ज़मीन से रिलेटेड कोई भी विवाद हो, उसका निपटारा ये समिति करती थी। ठीक है? ये संगठन या फिर समिति कहिए, ये करती थी। और ये मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च था, अर्थात कि सर्वोच्च, जैसे कि अभी उच्च न्यायालय होता है राज्य लेवल का, उसी प्रकार मुंडा शासन व्यवस्था में ये सर्वोच्च पर स्थित था। इसे
मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। उसके बाद है पहाड़ा के प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल तथा कारतो होते थे। इस प्रकार से जो स्टार मार्क्स आता है, ये समझिए कि ये किसी भी तरह की जो झारखंड में एग्ज़ाम हुई है उनमें पूछे गए सवाल होते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि झारखंड में जो पहाड़ा के प्रमुख अधिकारी होते थे उनको क्या कहते हैं? कुंवर, लाल या फिर कारतो कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट जो है परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं को स्थान नहीं दिया जाता था। ठीक है। ये उस टाइम था कि मुंडा जो प्रशासन था उसमें महिलाओं को स्थान नहीं दिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है अखड़ा। पहाड़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। ठीक है। अर्थात कि जो कार्यालय होता है, जैसे कि अभी ब्लॉक होता है, उसी टाइप के जो पहाड़ा पंचायत स्थल का कार्यालय होता था उसको अखड़ा कहा जाता था। ठीक है। यह गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। जैसे कि आज पंचायत भवन बना हुआ है, ब्लॉक बना हुआ है, उसी प्रकार उस समय जो सामुदायिक केंद्र होता था, सांस्कृतिक केंद्र होता था, उसको हम लोग अखड़ा कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है मानकी। परहा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता था। ठीक है। जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे? परहा पंचायत के जो प्रमुख होते थे उनको मानकी कहा जाता था और यह भी पद वंशानुगत होता था। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है पाहन। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता था। ठीक है। जो धर्म से रिलेटेड कार्य देखता था, पूजा पाठ का कार्य देखता था, उसको हम लोग क्या कहते थे? पाहन कहा जाता था। ठीक है। पाहन जो है गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का कार्य करता था। पाहन का सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि गांव में पूजा पाठ करवाना, उसके बाद बलि चढ़वाने का काम, ये सब पाहन करता था और इसके बदले उसे मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। ठीक है। जिसे डाली कटारी भूमि भी कहा जाता है। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि पाहन को जो पूजा पाठ करता था या फिर बलि चढ़वाने का काम करता था, उसके बदले जो भूमि प्रदान की जाती थी उसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है भूत खेता। तो आपको मालूम ही होगा कि पहले के समय में भूत प्रेत का बहुत प्रकोप माना जाता था। ठीक है। तो गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने का कार्य किसका था? पाहन का था। ठीक है। पाहन क्या करता था? पूजा पाठ करवाता था, बलि चढ़वाता था, ताकि भूत प्रेत का साया गांव में ना रहे। ठीक है। और इसके लिए उसे एक अतिरिक्त भूमि दी जाती थी जिसे भूत खेता भी कहा जाता है। ठीक है। अगर कोई पाहन, ठीक है, भूत प्रेत को भगाने हेतु जो जमीन दिया जाता था उसको उसको भूत खेता कहा जाता था। ठीक है। और इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता था और उस भूमि से जितनी भी उपज होती थी उससे भूत प्रेत को भगाने के लिए या फिर पूजा पाठ का संचालन करने के लिए उस पैसे को लगाया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है पुजारा या फिर पनभरा। पाहन का जो सहायक होता है, जैसे कि मेन पुजारी का नाम हो गया पाहन, उसका जो सहायक पुजारी होता था उसे पुजार या फिर पनभरा भी कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है पहाड़ा राजा। यह पहाड़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है। तो जो मानकी होते थे उन्हीं को पहाड़ा राजा कहा जाता था। जो पहाड़ा पंचायत होता था उसका जो प्रमुख होता था उसको पहाड़ा राजा भी कहा जाता था या फिर मानकी भी कहा जाता था। ठीक है। अन्य तथ्य क्या क्या थे? इस जनजाति की शासन व्यवस्था में दीनार, ठाकुर, कोतवारी, पांडे, कर्ता तथा लाल आदि नामक अधिकारी होते थे जो पहाड़ा राज्य का शासन संचालन में सहयोग करता था। ठीक है। तो ये थे मुंडा शासन के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट आते हैं जो हमारा शासन व्यवस्था है, नागवंशी शासन व्यवस्था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंडिया के हिस्ट्री में भी आपको ये व्यवस्था मिल जाएगी। ठीक है। तो नागवंशी शासन व्यवस्था के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको देखते हैं। सबसे पहले है नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी में हुआ तथा राजा फनी मुकुट राय इस शासन व्यवस्था के प्रथम शासक थे। ठीक है।
तो नागवंशी शासन व्यवस्था का अगर क्वेश्चन आता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ झारखंड में किसके द्वारा किया गया था, तो राजा फणिमुकुट राय के द्वारा किया गया था राजवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ। ठीक है, और ये प्रथम शताब्दी में हुआ था। आप अगर इंडिया का हिस्ट्री से परिचित हैं तो आपको राजा फणिमुकुट राय इंडिया की हिस्ट्री में भी इनका उल्लेख मिल जाएगा। यह शासन व्यवस्था मुंडा राज के बाद स्थापित किया गया। फणिमुकुट राय ने सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाई। इस शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के बाद यहाँ पे लागू किया गया था और फणिमुकुट राय ने सुतियाम्बे को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट टर्म है, नागवंशी शासकों ने मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करते हुए इसे अधिक विस्तारित करने का प्रयास किया। इसने शासनकाल में पूर्व की भूव्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था का संचालन होता रहा। तो नागवंशी जो शासक थे उन्होंने परंपरागत जो मुंडा शासन व्यवस्था चली आ रही थी उसमें कुछ कुछ परिवर्तन किए तथा जो भू व्यवस्था थी, कर व्यवस्था थी तथा शासन व्यवस्था का संचालन जो था वो पहले की ही भांति होती रही। ठीक है, फिर लंबे समय अंतराल के पश्चात उस समय जब यहाँ पे नागवंशी शासन व्यवस्था चल रही थी उस समय मुगलों का शासन, दिल्ली में मुगलों का शासन शुरू हो गया था। ठीक है, तो मुगलों का शासन शुरू हो गया था उस समय इन पर भी आक्रमण होने लग गया था। तो इस प्रकार जब आक्रमण हुआ तो इन लोगों में एक डील हुआ कि नहीं हम लोग आपको कर देंगे। तो नागवंशी राजाओं को मुगलों को कर देना पड़ता था। उस कर को क्या कहा जाता था? नजराना। ये एक प्रकार का कर होता है जो नागवंशी राजाओं को मुगलों को देना पड़ता था। ठीक है, इसमें बस इम्पोर्टेंट यही है कि नजराना एक प्रकार का कर होता था जो मुगलों को दिया जाता था नागवंशी राजाओं द्वारा। इस शासन व्यवस्था में आम रेयतों कर वसूली नहीं की जाती थी। ठीक है, तो जिस प्रकार कर बढ़ता गया, कर का बोझ नागवंशी राजाओं पर बढ़ता गया, तो नागवंशी राजाओं ने क्या किया? आम जनता के ऊपर कर को थोपने लगा। ठीक है, उसको मालगुजारी कर भी कहा जाता था। ठीक है, फिर आम जनताओं, एक ही उन लोग के पास ऑप्शन बचा कि वे आम जनताओं से कर वसूली करें ताकि उनको राज्य की शासन व्यवस्था को बनाए रखनी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, बाद में नागवंशी राजाओं द्वारा मालगुजारी वसूलने के लिए अलग जागीरदार रखी। ठीक है, उसके बाद इनके द्वारा मुगल बादशाहों द्वारा मांगे जाने पर ही मालगुजारी दी जाती थी। इस अनियमित मालगुजारी को नजराना या फिर पेशकश कहा जाता था। ठीक है, बाद में क्या किया? नागवंशी राजाओं ने कर वसूलने के लिए जागीरदार रखे। ठीक है, वे जागीरदार क्या करते थे? जब मुगल बादशाह द्वारा कर मांगा जाता था उस टाइम दिया जाता था और इस अनियमित मालगुजारी को नजराना या फिर पेशकश भी कहा जाता था। ठीक है, अंग्रेजी शासनकाल में कर की नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी तथा राजवंशी राजाओं को जामींदार बना दिया गया। इस प्रकार पूर्व की जागीरदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में परिणत हो गया। उसके बाद जो अंग्रेजी शासन यहाँ व्यवस्था लागू हो गया, अंग्रेजी शासनकाल शुरू हो गया, तो 1793 ईस्वी के बाद यहाँ पर बंदोबस्त शासन लागू किया गया और जितने भी नागवंशी राजा थे उनको जमींदार बना दिया गया। ठीक है, इस प्रकार जो जागीरदारी व्यवस्था चलाई आ रही थी नागवंशी राजाओं द्वारा, वे जमींदारी व्यवस्था में अभी परिणत हो गया था। इस व्यवस्था के लागू होने के साथ ही नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हो गई तथा इसके स्थान पर नवीन प्रकार की अंग्रेजी शासन व्यवस्था लागू हो गई। ठीक है, तो अंग्रेजी शासनकाल जैसे ही शुरू हुआ, नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और एक नवीन प्रकार की अंग्रेजी शासन व्यवस्था यहाँ पे स्थापित हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। इसको डिटेल में जानते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के रिलेटेड, तो इसको डिटेल में जानते हैं। यह मुख्यतः उराव जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित है। यह
शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। ठीक है, तो मुंडा जाति की जो शासन व्यवस्था थी उसको हम लोग पहाड़ा शासन व्यवस्था कहते थे, और पढ़ा जो शासन व्यवस्था था वे उराव जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित है, और इसकी जो शासन व्यवस्था है ये मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से बहुत ही मिलती जुलती शासन व्यवस्था है। ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पद तथा संगठन निम्नवत है। तो इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पद थे या फिर संगठन थे उनको हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो पद है महतो। इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता था जिसे महतो कहा जाता था। ठीक है, तो जो पढ़ा शासन व्यवस्था था उसमें प्रत्येक गांव में एक प्रमुख बना दिया गया था, एक प्रधान बना दिया गया था जिसको महतो कहा जाने लगा। ठीक है, यह गांव के स्थान के मामलों का निपटारा करते थे। इस कार्य में गांव के अनुभवी व बुजुर्ग लोग ग्राम प्रधान की सहायता करते थे। ठीक है, तो हर एक गांव के लिए एक एक प्रधान बना दिया गया जिसको हम लोग महतो कहते हैं। ठीक है, तो यह गांव के लेवल के जितने भी मामले होते थे उनका निपटारा करते थे। ठीक है, और इस कार्य में गांव के जो बुजुर्ग होते हैं वे उनकी मदद करते हैं। महतो के पास प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते थे। तो एक गांव की शासन चलाने के लिए महतो को प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं मांझी। यह महतो का सहयोगी होता है। तो महतो के पंचायती आदर्शों आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो मांझी क्या होता था, ये महतो का जो शासन व्यवस्था चलता था उनका सहायक होता था, और उनके जो कार्य प्रणाली होते थे उनके द्वारा जो व्यवस्थाएं लाई जाती थी, उनके रूल एंड रेगुलेशन जो लाया जाता था उनको ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करते थे। ठीक है, उसके बाद आता है पढ़ा या फिर पढ़ा। ठीक है, तो इसमें भी कई गांव, क्योंकि मैंने बताया कि इनका जो शासन व्यवस्था है उराव का शासन व्यवस्था, उनका शासन व्यवस्था मुंडा की शासन व्यवस्था से बहुत मिलती जुलती थी। ठीक है, तो कई गांव जैसे कि 5, 7, 11, 21 या 22 गांव से मिलकर बनी पंचायत को हम लोग पढ़ा या फिर पढ़ा पंचायत कहते हैं। ठीक है, पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य 2 या 2 से अधिक गाँव के बीच का विवादों का निपटारा करना था। ये सब हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, यह निम्न यह निम्न, मध्य तथा उच्च 3 स्तरों में विभक्त थी। निम्न तथा उच्च स्तर के पंचायतों में फैसले का निपटारा न होने पर उच्च पंचायत का द्वारा निर्णय लिया जाता था। ठीक है, और इसको निम्न, मध्य तथा उच्च 3 स्तरों में बांट दिया गया था। ठीक है, अगर निम्न तथा उच्च स्तर, निम्न तथा मध्य, सॉरी यहाँ मध्य होगा। ठीक है, निम्न तथा मध्य स्तर में अगर पंचायत के फैसलों का निपटारा नहीं होता था, दोनों स्तरों में अगर उनका कोई भी डिसीजन नहीं आ पाता था तो वो मामला कहाँ जाता था, उच्च पंचायत में वह मामला ऑटोमेटिकली चला जाता था। ठीक है, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी सहभागिता दी जाती थी। मुंडा शासन व्यवस्था में हम लोग ये पढ़े थे कि वहाँ पे महिलाओं को किसी भी प्रकार का सहभागिता नहीं दिया जाता था, लेकिन यहाँ उससे अलग होता था। ठीक है, जो उराव शासन व्यवस्था थी या फिर पढ़ा शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी सहभागिता दी जाती थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर पढ़ा राजा, यह पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता था। वैसे मामले जिसका निपटारा ग्रामीण स्थान पर महतो द्वारा नहीं किया जाता था उसे पढ़ा राजा को स्थानांतरित कर दिया जाता था। ठीक है, तो जो पढ़ा राजा थे वो क्या करते थे, अगर गांव में महतो तो प्रमुख होता था प्रत्येक गांव का, अगर किसी मामले का महतो द्वारा निपटारा नहीं हो पाता था तो उनको क्या करता था, ये पढ़ा, वो मामला पढ़ा राजा के पास जाता था। ठीक है, अगर पढ़ा राजा के पास नहीं होता था तो फाइनली वो उच्च पंचायत जिसको कहते हैं वहाँ पे मामला चला जाता था। इस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। ठीक है, इसके बाद जो शासन व्यवस्था आएगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको इस वीडियो से शिक्षा मिली हो
तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दे। अगर हमारी पढ़ाने के तरीके या फिर हमारे जो चैनल में किसी भी प्रकार का आपको अगर सुधार की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके हमें लिख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी वीडियो आगे आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर भी कर दे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।